हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अभी तक मेरा दो लेक्चर जो लेसन थर्ड पे हो रखा है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, समझ में आ रहा होगा। अब इससे आगे हम लोगों ने देखा अभी तक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन को समझा और जर्मनी की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक कंडीशन को जाना। इस चीज की जानने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि वहाँ का जो अर्थव्यवस्था था, समाज जो था और राजनीतिक व्यवस्था जो था वो काफी गहराता जा रहा था। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था किसके लिए? हिटलर के लिए, इस सत्ता पे पहुंच सके, अपना अधिकार बना सके। और इसी से आगे हम कंटिन्यू रहेंगे और बात करेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन 1889 में हिटलर का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? जर्मनी में नहीं होता है, इसका जन्म होता है ऑस्ट्रिया में होता है। और ये बहुत ही गरीब परिवार से जुटा हुआ था, बेहद ही गरीबी से उसकी जिंदगी गुजर रही थी, रोजी रोटी के लिए भी मुहताज था। इसी समय 1914 में क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और चूंकि ये गरीब परिवार से था इसलिए इसके पास में रोजी रोटी के कोई साधन नहीं थे, इसलिए इसने क्या किया, अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा लिया और ये सेना में अग्रिम मोर्चे पे संदेशवाहक के रूप में काम करता है। इसके अलावा जब जर्मन की सेना पराजय हो रही थी तो इसका जो दिल था जो वो काफी पसीज गया। और जब वर्षाय की संधि हुई उस समय तो यह आग बबूला ही हो गया। जो पराजय हुई काफी उम्मीद में लेके चल रहा था कि जर्मनी को एक नया साम्राज्य विजय प्राप्त होगा, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। और जब उस पर वर्षाय की टीटी लगा दी जाती है तो हिटलर जो है इस घटना से क्या होता है, आग बबूला हो जाता है। सन 1919 में इसने एक अपना जर्मन वर्कर्स पार्टी में नामक छोटे समूह की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है। क्या करता है? जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी में एक छोटे से पोस्ट पे क्या करता है, अपनी सदस्यता ज्वाइन करता है 1919 में। और बाद में इसी जो ये हमारा जर्मन पार्टी है उसका नाम बदल के धीरे धीरे इस संगठन का अपना क्या करता है, नाम अपना नियंत्रण कायम करता है और इसका नाम बदल के क्या कर देता है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। हम लोगों ने क्या बात किया कि ये जर्मन वर्कर्स पार्टी में छोटे पोस्ट पे आता है, बाद में इस पर अपना कब्जा कर लेता है और बाद में इसका नाम ही नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर देता है। और इस पार्टी का नाम बाद में क्या हो जाता है, नाजी पार्टी। यही वो पार्टी है हिटलर की, इसके पार्टी का नाम बाद में क्या हो जाता है, नाजी पार्टी या नाजी पार्टी। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या होता है, नाजी पार्टी हो जाता है। और 1923 में ही हिटलर ने बावेरिया पे क्या करता है, कब्जा करने का प्लान करता है। इसके अलावा बर्लिन पर भी चढ़ाई करने का प्लान करता है और सत्ता पे अपना कब्जा करने का क्या करता है, प्लानिंग करता है, योजना बनाता है कि उस सत्ता पे जो जर्मनी की जो सत्ता है उस पर किसका अधिकार हो जाए, हिटलर का अधिकार हो जाए। इस दुस्साहसिक योजना में जो उठाया था वो हिटलर, वो क्या होता है, असफल होता है कि बर्लिन पे कब्जा कर लेंगे, बावेरिया पे कब्जा कर लेंगे और जर्मनी पे उसका अधिकार हो जाएगा। ऐसा उसको स्टार्टिंग दौर में 1923 में सफलता नहीं मिलती है और उस पर क्या लगा दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। और नाजी राजनीतिक खेमा 1930 में जो है, दशक में शुरुआती सालों में जनता में अपना पहचान बनाने के लिए काफी आकर्षित हो रही है। हम लोगों ने देखा 1923 से वो स्ट्रगल कर रहा है और फाइनली 1930 तक आते आते तक जो जर्मनी नाजी पार्टी है वो जनता में काफी अपना पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। कारण इसी समय क्या हो गया, जर्मनी में
जर्मनी में क्या, विश्व में आर्थिक मंदी छा गई। और महामंदी के दौरान में नासीवाद को क्या मिला, जन आंदोलन समर्थन मिला। हम लोगों ने देखा पिछले कल के वीडियो में कि लोग क्या कर रहे थे, पहले मार्क छाप रहे थे। वहां जर्मनी की सरकार क्या कहती थी, मार्क, वहां जो करेंसी उसको छापा जा रहा था, बैलगाड़ी में लेके मार्क जाते थे और बदले में पावरोटी लेके आते थे। वहां मुद्रा का क्या हो चुका था, डिवैल्यूएशन हो चुका था, हम लोग कल देख चुके हैं। तो आर्थिक मंदी के दौर में इससे क्या मिलता है, हिटलर को वहां का जन समर्थन मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1929 तक में क्या देख रहे हैं, जर्मनी में बैंक दिवालिया हो चुका है, काम धंधे बंद हो चुके हैं और मजदूरों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। मध्य वर्ग भी जो है वो लाचारी और भुखमरी का डर उसको भी सता रही है। ठीक है, तो अब नासियों ने प्रोपेगेंडा करना, प्रचार करना स्टार्ट करता है और लोगों को एक बेहतर भविष्य की क्या दिखाता है, उम्मीद दिखाता है कि इससे ज्यादा अच्छा बेहतर भविष्य हो सकता है आपका। 1929 के बाद नाजी पार्टी जो था, संसद राइखस्टाग जो वहाँ थी जर्मनी की, हमने पहले बात की कि जर्मनी का संसद क्या था, राइखस्टाग, उसको क्या करता है, उसको बर्खास्त, उसमें चुनाव लड़ता है पहले तो स्टार्टिंग में, लेकिन मात्र उसे 2.6% ही वोट आता है। पहले राइखस्टाग में चुनाव लड़ने के बाद भी क्या आता है, मात्र इसका 2.6% ही वोट आता है। लेकिन इससे हिटलर मायूस नहीं होता है। 1932 में फिर वो चुनाव लड़ता है, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनती है और इस समय इसको कितने वोट आती है, 37% वोट आती है। तो अभी इसका क्या हो गया, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो गया। हिटलर जो था एक जबरदस्त वक्ता था। कहा जाता है कि इतिहास में जब वो बोलना स्टार्ट करता था तो जन समूह जो थे, जनमानस जो थे, खुद ब खुद उसके ओर क्या हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे और उसके शब्द और जो जोश था वो लोगों को हिला कर रख देता था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने की बात करता था। जब वो भाषण देता था तो क्या कहता था कि जर्मनी को हम एक सबसे विश्व विजय बनाएंगे, शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे और वर्सराय की संधि में जो अपमान हुआ है, ठीक है, उससे क्या दिलाएंगे, जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है उससे क्या दिलाएंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जर्मन समाज को क्या दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे। ऐसा हिटलर अपने भाषणों में कहा करता था, जिससे सुन के जर्मनी की जनता जो थी उसके प्रति क्या होने लग गई, आकर्षित होने लग गई। उसे लगने लगा कि हमारा भविष्य जो है वो किसके हाथों में सुरक्षित है, डेफिनेटली हिटलर के ही हाथों में सुरक्षित है। वो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात करता था और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य की बात करता था। उसने आश्वासन भी दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से क्या करवाएगा, मुक्त कराएगा। अभी तक वर्षाई की टीटी लगा दिया गया था, विदेशी प्रभाव पे थे, उसको क्या करवाएगा, मुक्त करवाएगा। तमाम विदेशी साजिश जो उसके खिलाफ करे उसको क्या देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। तो हिटलर इस तरह की बहुत सारी रैलियों में अपने वादे कर रहा था। वो बड़ी बड़ी राजनीतिक रैली करता था और लोगों को क्या करने की कोशिश करता था, रैली करके गोलबंद करने की कोशिश करता था ताकि उसके समर्थन में जन समर्थन उभरे, उससे एकता का भाव पैदा हो और नासियों की बड़ी रैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह उभरे। ऐसा हिटलर का ये था ताकि जर्मनी पे क्या कर सके, वो अपना अधिकार कर सके। जर्मनी की जो नासी जो पार्टी थी उसका अपना एक फ्लैग हुआ करता था लाल रंग का और उसमें एक सिंबल होता था, वो था स्वास्तिक का। उसके एक सिंबल थे जो थे स्वास्तिक का। इसके अलावा नासी पार्टी के सदस्य जो थे अपने एक यूनिक स्टाइल में नासी सैल्यूट दिया करते थे। भाषणों के साथ में गड़गड़ाहट के साथ ताली बजाई जाती थी ताकि क्या लगे, शक्ति का वो प्रदर्शन लगे। नासियों की सभा में काफी भीड़ जुटा हुआ है, उसके शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। नासियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा के रूप में पेश किया। हिटलर क्या है, एक गॉड है जो जर्मनी में खोई हुई प्रतिष्ठा को क्या दिलाएगा, फिर से वापस लाएगा। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिससे मानव जनता की जो सारे दुख है उसको क्या कर लेगा, उबार लेगा। ऐसा हिटलर की पार्टी नासी पार्टी का उद्देश्य था ताकि लोगों को लगे कि
हिटलर जो है वो जर्मनी की जनता के सारे दुख को क्या कर लेगा, कष्ट को निवारण कर लेगा। तो अब हिटलर, लेकिन क्या हम लोग देख रहे हैं कि हिटलर का तो राइज हो चुका है जर्मनी में, लेकिन हिटलर किसी प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में नहीं है। तो हिटलर क्या चाहता है, लोकतंत्र का क्या हो जाए, विध्वंस हो जाए। हिटलर की कोई उम्मीद इच्छा ऐसी नहीं है कि लोकतांत्रिक सरकार हो, क्योंकि उसे लग रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की ही देन है जो हमें वर्षाई की टीटी हम पे लादा गया और अपमान का घूंट पीना पड़ा, इसलिए वो लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रखता है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो जर्मनी का था हिंडनबर्ग, उसे आमंत्रित करता है एक जर्मनी के सबसे बड़े पोस्ट यानी कि सेकंड पोस्ट राष्ट्रपति है, उसके बाद का पोस्ट चांसलर के रूप में शपथ लेने के लिए, चांसलर के रूप में शपथ लेने का उसे न्योता देता है। और ये मंत्रिमंडल में सबसे क्या है, शक्तिशाली पद है राष्ट्रपति के बाद। तब तक नासी पार्टी रूढ़िवादी जो थी, रूढ़िवादी भी लोग जो थे, वो भी अब क्या होने लगे, हिटलर की ओर आकर्षित होने लगे, उसके वादों से, उसके भाषणों से क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे। इसी समय एक और घटना घटती है वहाँ पे जर्मनी में, फरवरी में, जो वहाँ का सांसद था राइक्सटाग जर्मनी का, उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है। अब इस मौके का फायदा उठा के हिटलर क्या कहता है, जो रस्मय तरीके से आग लगा है, किसने लगाया है, इसका इतिहास में कोई भी साक्ष्य अभी तक पता नहीं चला है। मौके का फायदा उठा के हिटलर क्या कहता है, एक अग्नि अध्यादेश नियम लागू करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, प्रेस तथा सभा करने की भी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। और इसके बाद हिटलर अपने कट्टर शत्रु, उसका जो शत्रु था पॉलिटिकल पार्टी, अभी तक हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, रशिया के रेवोल्यूशन देख रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्टों को पर यकीन नहीं करता था, कम्युनिस्ट विचारधारा पे, उस पर क्या किया, निशाना साधा और कम्युनिस्टों पे क्या करना स्टार्ट किया, बर्बर दमन करना स्टार्ट किया। उनके कम्युनिस्ट पार्टी रातों रात क्या किया, कंस्ट्रक्शन कैंपों में उससे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों को क्या करना स्टार्ट हुआ, दमन करना स्टार्ट हो गया। और इसके अलावा कम्युनिस्ट तो उसके दुश्मन थे ही, कम्युनिस्टों के अलावा इसने 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया हिटलर ने। तो हिटलर का भी ये जो रूप हम लोग देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं कि वो कैसे तानाशाह की ओर में मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 3 मार्च 1933 को एक प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे क्या बोला गया, इनेबलिंग एक्ट लागू पारित किया गया, कहाँ पे, जर्मनी में। और इस इनेबलिंग एक्ट के तहत जर्मनी में बाकायदा क्या घोषित कर दिया गया, अब तानाशाह स्थापित कर दिया गया। तो लोकतंत्र पूरी तरह से क्या हो चुका है, यहाँ पे जर्मनी में क्या हो गया है, विध्वंस हो चुका है। अब इस अध्यादेश के जरिए जर्मनी में केवल एक ही पार्टी होगा, वो कौन पार्टी होगा, नासी पार्टी होगा। नासी पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन के अलावा अब कोई भी पार्टी नहीं होगा, ठीक है। जितनी भी जर्मनी में राजनीतिक पार्टियां थी उसको क्या कर दिया गया है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। ट्रेड यूनियन बनाया जा रहा था पहले वर्कर्स के द्वारा, उस पर भी क्या कर दिया गया है, पाबंदी लगा दिया गया है। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर क्या हो गया, राज का पूर्ण नियंत्रण हो गया, यानी कि पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्ति हो चुकी है, तानाशाह प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पे पूरे समाज में नासियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाता है। नासी जैसा चाहेंगे जर्मनी में वैसा ही शासन होगा। उसने कई तरह के, हिटलर ने जर्मनी में क्या बनाया, पुलिस संगठन बनाया। हरी वर्दी वाला जो वहाँ पहले पुलिस चलता था उसको पहले से लागू किया गया, जैसे था वैसे ही रहेगा। इसके अलावा गेस्टोवो गुप्तचर बनाया गया, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस बनाया गया, एसडी सुरक्षा सेवा बनाया गया। ये जो गेस्टोवो जो था, जिसको हम गुप्तचर विभाग बता रहे हैं, ये क्या किया, यातनागिरी स्टार्ट किया, यानी कि जो भी कोई नए दस्ते किसी के से भी मतलब नासियों के खिलाफ कोई भी बयान देगा तो क्या किया जाएगा, इस यातनागिरी में उसे क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, जो नासियों का समर्थक नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बिना कानूनी कार्रवाई के इसे क्या किया जा सकता है, देश निकाला भी दिया जा सकता है या गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
तो हिटलर ने काफ़ी कड़े कानून बना दिए जर्मनी में। ये जो सारे नियम बनाए ये टोटल क्या था, लोकतंत्र के खिलाफ था। लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर लिया गया। कोई सभा नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है कि वहाँ पूरी तरह से क्या स्टार्ट हो चुका है, तानाशाही स्टार्ट हो चुका है। अब हिटलर ने जर्मनी का क्या किया, पूरी तरह से मेकओवर, पुनर्निर्माण करने का काम किया। हिटलर के ने अब क्या किया, हम लोगों ने देखा राजनीतिक व्यवस्था को हिटलर ने अपने कब्जे में किया, लेकिन जब हिटलर गद्दी पे बैठा तो जर्मनी की आर्थिक अवस्था भी क्या थी, वो डमाडोल थी। हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, मंदी के बाद पहले तो अमेरिका मदद भी कर रहा था, बाद में उसको भी खत्म कर दिया था। तो हिटलर ने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश की और उसने एक अर्थशास्त्री जिसका नाम था हॉलमार्क्स की नियुक्ति की अर्थशास्त्र के रूप में। हॉलमार्क्स ये क्या था, इकोनॉमिस्ट था जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे सुधार लाएगा। साख ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का क्या रखा, लक्ष्य रखा। और महसूल वहाँ जो जर्मन सुपर हाईवे था और जनता की एक कार थी जिसे अभी भी चल रही है, फॉक्सवैगन, इस परियोजना में क्या हुआ, शामिल हुआ। विदेशी नीति के मोर्चे पे भी हिटलर का फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया जो था, पहले तो उसने क्या किया विदेशी नीति में 1933 में लीग ऑफ नेशन, जिसने उस पर वर्साई की टीटी लगाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र, जो विश्व में शांति कायम करेगा। सबसे पहले 1900 ने क्या किया, गद्दी पे बैठते ही 1933 में लीग ऑफ नेशन से अपने आप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। 1936 में इसने राइनलैंड पर क्या किया, दोबारा कब्जा कर लिया। और अब क्या उसने नारा दिया, एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता। अब क्या होगा, एक जन होगा विश्व में, एक साम्राज्य होगा और एक नेता होगा। इसी के तहत उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया पे अपना अधिकार कर लिया 1938 में। 1938 में क्या किया इसने, ऑस्ट्रिया पे अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद यहीं वो शांत नहीं हुआ, उसने चेकोस्लोवाकिया पे क्या कर लिया, जो जर्मन भाषी क्षेत्र था सुडेटलैंड, उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसी दौरान तो इंग्लैंड स्टार्टिंग में क्या था, खामोश था। जर्मनी जो भी कुछ कर रहा था वो आराम से देख रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई के संधि का नाम पर जो जर्मनी के साथ शोषण हुआ था, नाइंसाफी हुई थी, उसको भी यही लग रहा था कि वर्साई की संधि में जो सारा ट्रीटी दोषी किसको पाया गया, जर्मनी को पाया गया, वो क्या हुआ है, उस पर नाइंसाफी हुई है। और घरेलू और विदेशी मोर्चे पे जल्दी मिली इन कामयाबी से ऐसा लग रहा था कि देश की स्थिति अब क्या होने वाली है, पलटने वाली है। जर्मनी में हिटलर को क्या लगा था, जल्दी हमको विदेशी कामयाबी मिल रही है, इसके अलावा खुद देश में भी समर्थन मिला, तो उसको क्या लग रहा था कि अब देश जर्मनी की स्थिति सुधरने वाली है और हिटलर एक जन, एक नेता, एक साम्राज्य की जो बात कर रहा है वो फिर से लागू हो सकता है। लेकिन हिटलर नहीं रुका, आगे बढ़ रहा था। सख्त जो उसका ये इकोनॉमिस्ट था, सख्त वो नहीं चाहता था कि हिटलर की सलाह थी कि वो हथियार और सेना पे ज़्यादा पैसा खर्चा करे, लेकिन सख्त क्या चाहता था कि हथियार और सेना पे वो कम पैसा खर्चा करे, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी क्या थी, घाटे पे थी। लेकिन हिटलर को ये मंजूर नहीं था। हिटलर क्या चाहता था कि जो अपना सीमा क्षेत्र विस्तार करेंगे, जो कंट्री का सीमा क्षेत्र है उसको विस्तार करने से क्या हो जाएगा, ये जो इकोनॉमिकल कंडीशन उसका विकल्प हमें क्या मिल सकता है, इससे हमारी कंडीशन सुधर सकती है। वो राष्ट्रीय सीमाओं का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था, इसलिए सेना में और हथियारों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहता था। और इसी नीति के तहत उसने अब एक और कदम उठाया। सितंबर 1939 में उसने क्या किया, सितंबर 1939 में पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। और यही हिटलर की सबसे बड़ी भूल, यहीं से एक फिर से
जर्मनी के द्वारा थोपा गया, विश्व युद्ध फिर से स्टार्ट हो जाता है। पोलैंड पे आक्रमण के बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है, विश्व में फिर से विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था हिटलर का उदय कैसे होता है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध का क्या परिणाम होता है, नाजियों के बारे में विश्व दृष्टिकोण क्या है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में जानेंगे। और भी बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं जिसपे हम कल के वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी तक उम्मीद करती हूँ कि 3 लेक्चर में बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे होता है इसको समझ चुके होंगे और हिटलर के उदय को भी आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।